दोस्तों ये स्टोरी का छठा भाग है। अगर आपने इस स्टोरी के पिछले वाले भाग नहीं देखे तो मैंने प्लेलिस्ट में मेंशन कर दिया, आप जरूर जाकर के चेकआउट करें। दृष्टि दिव्यांश की बाहों में छटपटाती हुई बोली, छोड़ो दिव्यांश, या तो तुम्हारा हर बार का हो गया। तुम जानते हो कि मैं आराम से मान जाती हूँ, तुम अपनी ही मनमानी करते हो, अपनी ही मर्जी चलाते हो। जब मन करता है गुस्सा करते हो, जब मन करता है प्यार से बात करते हो। टाइम तुम्हारे पास होता ही नहीं। कभी नहीं सोचते कि चले आज अपनी शिकंजी के साथ डिनर करने चलो। कभी नहीं कहते कि चलो शिकंजी हम साथ में टाइम स्पेंड करते हैं। दृष्टि अपने में ही बोले जा रही थी और दिव्यांश उसके होंठ तो दृष्टि की गर्दन पर हरकत करने लगे। धीरे धीरे दिव्यांश के गाल दृष्टि के गालों को रब करने लगे और दृष्टि की आंखें धीरे धीरे बंद हो गई। दृष्टि ने धीरे से कहा, दिव्यांश बहुत गलत बात है। और इतने में दिव्यांश ने दृष्टि को गोद में उठा लिया और कमरे में ले आया। दूसरी तरफ राजवीर ने गाड़ी अपने पुराने घर के बाहर रोकी। राजवीर गाड़ी से उतरा और उसने अपने पुराने घर को देखा और इस एक ही पल में उसे रूही के साथ बिताए हुए पल याद आ गए। अचानक उसके चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट आ गई। उसने अपनी चाबी को जेब में रखते हुए खुद से कहा, चटोरी बिल्ली, अब तुमसे वादा किया है तो युग को तो लेकर ही आना पड़ेगा। इतना कहकर राजवीर अपने घर के मेन गेट पर आ गया। राजवीर ने बेल बजाई तो किसी ने गेट नहीं खोला। राजवीर ने फिर से बेल बजाई, अभी भी किसी ने गेट नहीं खोला। राजवीर कंटिन्यू बेल बजाता रहा और तभी अचानक से युग ने गेट खोलते हुए कहा, क्या है बे? राजवीर को देखकर उसने अपना सलाइवा गटक लिया और राजवीर ने उसके मुंह से क्या है बे सुनकर अपनी एक आईब्रो चढ़ाकर युग को देखा। युग दरवाजे से हट गया और अंदर किचन में चला गया। राजवीर भी अपने घर के अंदर आ गया। राजवीर का घर ऐसा ही था जैसा राजवीर और रूही आज से 10 साल पहले छोड़कर गए थे। बेशक युग अपने माँ पापा से नाराज था, लेकिन उसने अपने पापा के घर को बहुत अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ था। राजवीर जाकर सोफे पर बैठ गया और तभी युग अपने पापा के लिए पानी का गिलास लेकर आया और उसने राजवीर को पानी का गिलास देते हुए कहा, आप यहाँ क्यों आए हैं? राजवीर ने एक बार फिर अपने बेटे को आईब्रो चढ़ाकर देखा और पानी का गिलास ले लिया। राजवीर ने पानी पिया और गिलास टेबल पर रखते हुए कहा, क्यों, मैं यहाँ क्यों नहीं आ सकता? यह मकान तुम्हारा नहीं है, तुम्हारे बाप का है। थोड़ा सा नाराज भरी आवाज में बोला, यही तो पूछ रहा हूँ, तो आप यहाँ क्यों आए हैं? जाहिर सी बात है मुझसे मिलने तो नहीं आए और जहां तक मैं जानता हूं आपका यहाँ कोई सामान भी नहीं है जिसे आप लेने आए हो। राजवीर बोला, मेरा सामान तो नहीं है, लेकिन मेरी चटोरी बिल्ली का बहुत कीमती सामान है और वह कीमती सामान अपने आप को बहुत स्मार्ट समझता है। मन तो करता है कि अभी खड़ा होकर उस कीमती सामान के गाल पर 2 चांटे मार दूं, लेकिन क्या करूं? अगर मैंने ऐसा कर दिया तो मेरी चटोरी बिल्ली नाराज हो जाएगी और मैं उसके सामान के चक्कर में अपनी चटोरी बिल्ली को नाराज नहीं करना चाहता। युगवीर ने गुस्से में अपने पापा को देखा और राजवीर ने एक मीठी सी मुस्कुराहट के साथ युग बोला, मुझे ऑफिस जाना है। राजवीर खड़ा हुआ और किचन की तरफ जाते हुए बोला, तो जाओ, जाकर तैयार हो जाओ, मैं तुम्हारे लिए नाश्ता बनाता हूँ। युग बोला, पापा मैं खुद बना लूंगा। राजवीर ने कहा, तुमने मुझे पानी पिलाया है, मुझ पर एहसान कर दिया, अब तुम्हारा एहसान तो मुझे चुकाना पड़ेगा ना। चुपचाप जाकर तैयार हो जाओ, मैं नाश्ता बनाता हूँ। युग अपने चेहरे पर एक मीठी सी मुस्कुराहट लेकर अपने कमरे में चला गया। थोड़ी देर बाद युग शावर के नीचे खड़ा था और उसके चेहरे की मुस्कुराहट बड़ी होती जा रही थी। युग बाहर आया और शावर से अपना सिर पोंछते हुए खुद में ही बड़बड़ाते हुए बोला, सीधा माफी नहीं मांगोगे? माफी मांग लेंगे तो इनकी इज्जत कम नहीं हो जाएगी, लेकिन मुझे मनाने की पूरी कोशिश करेंगे। अब मेरा फेवरेट नाश्ता बनाकर खिलाएंगे, फिर मुझसे इधर उधर की बातें करेंगे, लेकिन एक बार यह नहीं कहेंगे कि अब चलो अपने घर वापस चलते हैं। युगवीर शर्ट पहनता हुआ बोला, लेकिन आज मैं भी मेंशन वापस नहीं जाऊंगा। तब तक पापा मुझे डायरेक्ट नहीं कहते, तब तक तो बिल्कुल नहीं जाऊंगा। दूसरी तरफ राजवीर आलू का पराठा बनाता हुआ खुद से बोला, माँ बेटे को बस यही तो पसंद है, मैं बनाता रहूं और यह माँ बेटा आलू के पराठे खाते रहें। युग डाइनिंग टेबल पर बैठ गया और तभी राजवीर ने उसे आलू का पराठा परोस दिया। आलू का पराठा देखकर युग ने एक बार अपने पापा को देखा और एक बार आलू के पराठे को। इरिटेट होता हुआ बोला, पापा मैं क्या 2 साल का बच्चा हूँ जिसके लिए आपने स्टार की सेव का पराठा बनाया है? राजवीर बोला, अरे तो क्या हुआ,
तुम बचपन में जब नाराज होते थे तो तुम्हारी माँ भी तो तुम्हें स्टार की शेप का पराठा बना कर खिलाती थी और तुम मान जाते थे। युग ने एक बार फिर अपने पापा को देखा और एक बार पराठे को, और फिर हैरानी से बोला, प्लीज पापा, कुछ तो मेरे स्टैंडर्ड का ख्याल कीजिए। मैं 25 साल का हो गया हूँ। मैं और आप हैं कि मुझे बच्चे की तरह ट्रीट कर रहे हैं। राजवीर ने कमर पर हाथ रख कर कहा, तो बड़ों की तरह कैसे ट्रीट करते हैं? बड़ों की तरह ट्रीट किया था ना तुम्हारे गाल पर एक चाटा मारकर, लेकिन तुम तो वहां से ऐसे आ गए जैसे कभी उस घर में नहीं जाओगे। युग को अब अपने पापा की बात बुरी लग गई। युग खड़ा होकर बोला, मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ, अपना स्टार का पराठा खुद ही लीजिए। युग मेन गेट तक गया, तभी राजवीर बोला, खबरदार, अगर तुमने बिना खाना खाए घर से एक कदम भी बाहर निकाला। सच कहता हूँ युग, उस दिन तो मैंने तुम्हें थप्पड़ मारा था, आज तुम्हारी टांगे भी तोड़ दूंगा। चुपचाप वापस आओ और नाश्ता करो। युग वापस तो नहीं आना चाहता था, लेकिन फिलहाल तो वह सीन क्रिएट नहीं करना चाहता था और इसलिए चुपचाप जाकर डाइनिंग टेबल पर बैठ गया। युग ने ना चाहते हुए भी उस स्टार शेप के पराठे को खा लिया। राजवीर ने दूसरा पराठा युग की प्लेट में रखा। अब तो युग का मन कर रहा था कि अपना सिर फोड़ ले। दूसरा पराठा ट्रायंगल शेप का था, लेकिन युग ने चुपचाप पराठा भी खा लिया। राजवीर ने एक और पराठा रखना चाहा। युग ने मना करते हुए कहा, नहीं पापा, मैं ज्यादा नहीं खाता, मुझे जिम में ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। राजवीर भी वहीं बैठ गया। राजवीर भी पराठा खाने लगा। युग तब तक बैठा रहा जब तक उसके पापा ने ठीक से खाना नहीं खा लिया। जैसे ही राजवीर ने खाना खत्म किया, युग ने अपने और अपने पापा के बर्तन उठाए और किचन में चला गया। करीब 10 मिनट बाद युग वापस आया। उसके हाथ में एक टॉवल था जिसमें से वह हाथ पोंछ रहा था। इसका साफ मतलब था कि वह अपने और अपने पापा की करकरी साफ करके आया था। राजवीर ने कहा, साथ में ऑफिस चलते हैं। युग बोला, कहाँ? आप गाड़ी वाले और कहाँ मैं बाइक वाला? मुझे नहीं जाना आपके साथ, मैं बाइक से ही चला जाऊंगा। इतना कहकर वह घर से बाहर निकल गया। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए खुद से कहा, यह तो मेरा भी बाप है, पर इसे नहीं पता कि पहले तो मैं ही इसका बाप। राजवीर जब बाहर आया तो युग अपनी बुलेट निकाल रहा था। युग ने जैसे ही बुलेट स्टार्ट की, वैसे ही राजवीर युग की बुलेट के पीछे बैठ गया और यह देखकर युग ने बुलेट बंद कर दी। युग ने हल्का सा पलट कर राजवीर को देखकर कहा, पापा, यह क्या कर रहे हो? आप जाओ ना अपनी बड़ी गाड़ी में। राजवीर बोला, क्यों, मैं इसमें नहीं जा सकता? चलो आज बाप बेटा साथ में ऑफिस जाते हैं। युग बोला, पापा, मैं इरिटेट हो रहा हूँ, प्लीज आप अपनी गाड़ी से जाओ, यह मेरी बुलेट है। यह सुनते ही राजवीर ने अपनी आईब्रो चढ़ाकर कहा, ना, यह बुलेट तुम्हारी है और ना ही यह घर तुम्हारा है। इनफैक्ट तुम मेरे हो, समझ आई? युग गुस्से में बोला, पापा उतरो। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, बिल्कुल भी नहीं, आज तो मैं अपने बुलेट से ही ऑफिस जाऊंगा। पहले भी तो बुलेट से ही ऑफिस जाता था। यह गाड़ी तो मुझे चाचू ने गिफ्ट की थी, जिसे मैं आज तक चला रहा हूँ। युग थोड़ा सा इरिटेट होकर बोला, पापा प्लीज झूठ मत बोलो, 25 साल तक एक ही गाड़ी। राजवीर ने हल्का सा युग के सिर पर मारते हुए कहा, अबे दूसरी गाड़ी गिफ्ट की थी चाचू ने, और वैसे भी तू भी तो 30 साल से इसी बुलेट को चला रहा है। युग बोला, पापा प्लीज, मैंने इसे एक्सचेंज कर लिया था। युग ने कहा, मतलब आप मेरे साथ ही ऑफिस जाएंगे? राजवीर ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, हाँ, तुम्हारे साथ ही ऑफिस जाऊंगा। युग बोला, अगर आपने जिद कर ही ली है तो उतर कर हेलमेट लेकर आइए। राजवीर ने कहा, तुम पर भरोसा नहीं है, जाकर तुम लेकर आओ। युग थोड़ा सा इरिटेट हो गया और बाइक से उतरकर घर के अंदर चला गया और फिर वहां से एक हेलमेट लेकर आया। युग ने हेलमेट राजवीर को पहनाते हुए कहा, थोड़ा संभल कर बैठना मेरी बाइक पर। राजवीर बोला, हाँ, संभल कर बैठूंगा, लेकिन तुम थोड़ी बाइक संभाल कर चलाना। पहले ज्यादा रस नहीं होता था, लेकिन अब बहुत ज्यादा रस होने लगा है, इसलिए संभल कर चलाना। युग बाइक पर बैठता हुआ मन ही मन बोला, पापा, आज ऐसी बाइक चलाऊंगा कि आज के बाद आप कभी मेरी बाइक पर नहीं बैठेंगे। युग ने बाइक स्टार्ट कर दी और पूरी स्पीड से बाइक चलाने लगा। राजवीर बोला, युग आराम से बाइक चलाओ, यह क्या तुमने बाइक का जहाज बना रखा है? युग धीरे से चलाओ, बाइक की स्पीड कम करो। लेकिन युग को तो जैसे सुनाई देना बंद हो गया था।
क्योंकि वह वैसे भी जानबूझकर स्पीड में चला रहा था ताकि आज के बाद राजवीर कभी उसके साथ बुलेट पर न जाए। राजवीर ने तो कितनी बार अपनी आंखें बंद कर ली थी, उसे डर था कि कहीं युग बाइक न ठोंक दे। राजवीर ने फिर से युग को समझाते हुए कहा, युग, मैंने कहा ना, ढंग से बाइक चलाओ। इतनी जल्दी क्या है, आराम से ऑफिस पहुंच जाएंगे। आराम से बाइक चलाओ, एक्सीडेंट हो जाएगा। युग, तुम मेरी बात सुन रहे हो? लेकिन युग ने तो जैसे अपने कान बंद कर लिए थे, बल्कि वह तो अपने पापा की बात सुनकर मन ही मन खुश हो रहा था। युग चाह रहा था कि उसके पापा डर जाएं, और उसके पापा डर भी रहे थे। आखिरकार युग ने एक बार कहा, पापा, डर तो नहीं लग रहा? राजवीर बोला, युग, तुम जानबूझकर यह सब कर रहे हो ना? युग बोला, नहीं पापा, मैं जानबूझकर नहीं कर रहा। मैं तो बाइक ऐसे ही चलाता हूँ। पहले आप यह बताओ, आपको डर तो नहीं लग रहा? राजवीर कुछ नहीं बोला, लेकिन राजवीर के चेहरे से साफ पता चल रहा था कि इस वक्त उसे डर लग रहा है। युग बोला, पापा, अगर डर लग रहा है तो मुझे कसकर पकड़ लीजिए। मैं वादा करता हूँ आपको कुछ नहीं होने दूंगा, और वैसे भी अगर आपको कुछ हो गया तो आपकी चटोरी बिल्ली मुझे मार देगी, और फिलहाल मुझे मरने का कोई शौक नहीं है, इसलिए मुझे कसकर पकड़ लीजिए। करीब 45 मिनट का रास्ता युग ने 25 मिनट में पार कर लिया और झटके से बाइक रघुवंशी इंडस्ट्रीज के बाहर रोक दी। राजवीर ने कसकर युग को पकड़ा हुआ था और आंखें बंद की हुई थी, और तभी युग एक मुस्कुराहट के साथ बोला, पापा, ऑफिस आ गया। राजवीर ने जैसे ही महसूस किया कि बाइक बंद हो गई, राजवीर बाइक से उतर गया। उसने हेलमेट निकाला और गुस्से में युग के सामने बुलेट पर रखते हुए बोला, पकड़ो अपना हेलमेट, और आज से ऐसी बाइक चलाई तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। युग भी अपना हेलमेट निकालते हुए बोला, पापा, बाइक तो ऐसे ही चलेगी और मैं ऐसे ही चलाता हूँ। वह अलग बात है कि आपको डर लग रहा है और आप एक्सेप्ट नहीं करना चाहते। राजवीर ने कुछ नहीं कहा, वह बस गुस्से में युग को देख रहा था। युग जैसे ही बाइक लेकर पार्किंग की तरफ जाने लगा, राजवीर उसे रोकते हुए बोला, उम्मीद करता हूँ कि आज के बाद बाइक धीरे से चलाओगे। युग ने हल्की सी ना में गर्दन हिलाई और बाइक लेकर पार्किंग की तरफ चला गया। राजवीर युग को जाते हुए देख रहा था और फिर दांत पीसता हुआ खुद से बोला, इसे ऐसे नहीं, दूसरे तरीके से समझाना पड़ेगा। इसे बताना पड़ेगा कि बाप बाप ही होता है। इतना कहकर राजवीर इंडस्ट्रीज के अंदर चला गया। दूसरी तरफ सिवाय अभिमान के केबिन में बैठा हुआ था। अभिमान ने कहा, प्लीज पापा, मुझे मत कहिए, मुझे नहीं आना सरगम और देव की शादी में। सिवाय ने कहा, तुमने कसम खा ली कि तुम मेरी और अपनी माँ की एक बात नहीं सुनोगे। अभिमान खड़ा हो गया और हल्के गुस्से में बोला, माँ ने बिना सोचे समझे मुझे चाटा मारा था। अभिमान ने आंखें फाड़े सिवाय को देखा और बोला, मेरे और मीरा के बारे में तो सोचना भी मत। सिवाय ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, नहीं, रहने दो। ओवरलोड मासूमियत और तुम जरूरत से ज्यादा खतरनाक। तुम्हारा उसका कोई मैच नहीं। तुम्हारे लिए तो मैं ऐसी लड़की ढूंढूंगा जो तुम्हें बराबर की टक्कर दे, तभी तुम सुधरोगे। अचानक ही अभिमान के जहन में आराध्या का चेहरा आ गया। फिर अचानक ही अभिमान अपने सेंस में वापस आया और बोला, प्लीज पापा, मुझे कोई शादी वादी नहीं करनी। अब आप यहाँ से जाइए, मैं शादी में आ जाऊंगा, वादा करता हूँ। सिवाय ने एक बार अभिमान को देखा और गहरी सांस लेकर खुद से कहा, चलो, मान तो गए हो। सिवाय फिर अभिमान के केबिन में चला गया। सिवाय केबिन से निकलकर सीधा राजवीर के केबिन में गया, जहां अनिरुद्ध और राजवीर दोनों ही काम कर रहे थे। सिवाय ने अनिरुद्ध को देखकर कहा, सब कुछ ठीक चल रहा है बेटा? अनिरुद्ध बोला, हाँ अंकल, सब कुछ ठीक है। सिवाय ने कहा, अनिरुद्ध, सरगम और देव की शादी है। उम्मीद करता हूँ अभिमान की गलतियों को इग्नोर करके तुम अपनी बहन को लेकर रघुवंशी मेंशन आओगे। अनिरुद्ध कुछ बोला नहीं, उसका साफ मतलब था कि वह रघुवंशी मेंशन नहीं आना चाहता। और तभी राजवीर ने अनिरुद्ध को समझाते हुए कहा, अनिरुद्ध देखो, 10 आदमी प्यार से बात करते हैं और एक गुस्से में। तुझसे 10 आदमी प्यार से बात करते हैं, उनकी बात माननी चाहिए, समझ रहा है ना तू? अनिरुद्ध ने हाँ में गर्दन हिला दी। थोड़ी देर बाद तीनों ऐसे ही बात करते रहे और तभी राजवीर बोला, चलो यार, घर चलते हैं।
चाची ने घर में कोई पूजा रखाई है और कहा था कि सबको आना जरूरी है। शिवाय और राजवीर दोनों ही केबिन से निकल गए। अनिरुद्ध उन्हें जाते हुए देख रहा था और फिर गहरी सांस लेकर खुद से बोला, शिवाय अंकल, आपका एहसान है हम दोनों भाई बहन पर, वरना अभिमान को देखना भी हम दोनों भाई बहन को गवारा नहीं है। शिवाय राजवीर ऑफिस से बाहर ही आ रहे थे, तभी शिवाय का फोन वाइब्रेट हुआ। इस शिवाय बोला, सीनियर तुम घर चलो, मैं एक इम्पोर्टेंट कॉल रिसीव करके आता हूँ। राजवीर ने हाँ में गर्दन हिला दी और वह ऑफिस से बाहर आ गया। दूसरी तरफ ही युग भी ऑफिस से बाहर आ गया। जैसे ही वह पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ा, तभी उसके सामने एक बुलेट आकर रुकी। युग की आंखें हैरानी से फैल गई, क्योंकि बुलेट में कोई और नहीं राजवीर था। राजवीर को अपने बुलेट पर देखकर युग हल्के गुस्से में बोला, पापा आपने मेरी बुलेट पर कब्जा क्यों जमा लिया? राजवीर ने एक आईब्रो चढ़ाकर कहा, तुम्हारी बुलेट? मैंने सुबह समझाया था ना कि घर बुलेट, यहाँ तक कि तुम भी मेरे ही हो, यहाँ तक तुम्हारा कुछ भी नहीं है, जो कुछ है वह मेरा ही है। चलो बैठो, तुम्हें मेंशन लेकर चलता हूँ, वरना चटोरी बिल्ली मुझसे फिर लड़ेगी। युग बोला, पापा मेरी बुलेट से उतरो, मैं घर जा रहा हूँ, सरगम और देव की शादी में आ जाऊंगा। राजवीर ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, मैं बुलेट से नहीं उतरूंगा, इनफैक्ट तुम मेरे पीछे बैठोगे और तुम्हें मैं सिखाऊंगा कि बुलेट कैसे चलाते हैं। युग ने दोनों हाथ हवा में फैलाकर कहा, मुझे बुलेट चलानी आती है, लेकिन प्लीज आप उतर जाइए। राजवीर बोला, तुम्हें डर लग रहा है कि कहीं मेरी बुलेट के पीछे बैठोगे और तुम्हारे दिल की धड़कनें बढ़ ना जाए। युग थोड़ा इरिटेट होकर बोला, पापा आप 40-50 की स्पीड में चलाओगे, मैं नहीं बैठ रहा। अगर आप चाहते हो कि मैं मेंशन चलूं तो आप उतरिए, मैं बुलेट चलाऊंगा और आप पीछे बैठिए। राजवीर बोला, बेटा तुम जिस उम्र में हो ना, मैं उस उम्र से गुजर कर आ चुका हूँ, तो मुझे मत बताओ कि बुलेट कैसे चलाते हैं और कैसे नहीं, चुपचाप पीछे बैठ। इतना कहकर राजवीर ने अपना हेलमेट पहन लिया और दूसरा हेलमेट युग की तरफ बढ़ा दिया। अब युग के पास ऑप्शन नहीं था और न ही वह बहुत ज्यादा सीन क्रिएट करना चाहता था, इसलिए उसने मुंह बनाकर हेलमेट पहन लिया और थोड़ी देर बाद अपने पापा के पीछे बैठ गया। राजवीर बुलेट चला रहा था और युग मुंह बनाकर पीछे बैठा था। राजवीर सच में 40 की स्पीड से बुलेट चला रहा था, जिससे युग बहुत ज्यादा डिस्टर्ब हो रहा था, बहुत ज्यादा इरिटेट हो रहा था, लेकिन फिर भी उसने कुछ नहीं कहा। युग जैसे जैसे अपने गुस्से को कंट्रोल करने की कोशिश कर रहा था, तभी 10 किलोमीटर चलने के बाद युग बोला, पापा अगर बुलेट चलाने का शौक पूरा हो गया हो तो प्लीज बुलेट रोक दो, मैं चलाता हूँ। राजवीर बोला, तुम्हें लगता है कि मुझे बुलेट चलानी नहीं आती, या तुम्हें लगता है कि मुझे स्पीड से बुलेट चलानी नहीं आती? युग ने तंज भरी मुस्कान के साथ कहा, पापा मुझे लगता है आपको कुछ भी नहीं आता। प्लीज पापा बुलेट साइड में रोक दीजिए, मैं चलाऊंगा, आप पीछे बैठिए। यह क्या बैलगाड़ी की तरह बुलेट चला रहे हैं? राजवीर बोला, युग मुझे पकड़ कर बैठ। युग ने तो गुस्से में अपने बाल नोचने शुरू कर दिए और तभी राजवीर ने बुलेट की स्पीड 120 कर दी और बुलेट हवा से बातें करने लगी। राजवीर के चेहरे पर एक मुस्कान आ गई, वहीं युग उसकी आंखें तो हैरानी से फैल गई। उसे सच में बुलेट पर डर लगने लगा। उसने धीरे से अपने पापा को पकड़ लिया और तभी राजवीर थोड़ा तेज आवाज में बोला, युग अच्छे से पकड़कर बैठना, ऐसा ना हो कि हवा में उड़ जाओ। युग तो कुछ नहीं बोला। युग ने देखा सामने एक बड़ा सा ट्रक आ रहा है और राजवीर पूरी स्पीड से बुलेट चला रहा है। उस ट्रक को देखकर युग की दिल की धड़कन बढ़ गई। युग बोला, पापा स्पीड कम करो, पापा प्लीज स्पीड कम करो, पापा टक्कर हो जाएगी। लेकिन राजवीर को तो जैसे सुनाई देना ही बंद हो गया था। राजवीर ने पूरी स्पीड के साथ बुलेट को ट्रक के बिल्कुल बराबर में निकाला और यह देखकर युग ने तो अपनी कसकर आंखें बंद कर ली। युग जब राजवीर को ऑफिस लेकर आया था, तब वह बुलेट 80 की स्पीड से चला रहा था और राजवीर 120 की स्पीड से। जैसे ही ट्रक क्रैश हुआ, युग अपने आप को तसल्ली देने लगा और तभी उसके सामने एक लग्जरी गाड़ी आती हुई नजर आई। युग बोला, पापा मैं समझ गया आपको बाइक चलानी आती है, प्लीज पापा स्पीड कम कर लीजिए, पापा टक्कर लगी तो दोनों हॉस्पिटल पहुंच जाएंगे, फिर आपकी चटोरी बिल्ली दोनों को जान से मार देगी। प्लीज पापा बाइक रोक लीजिए, मैं अपनी गलती मानता हूँ, प्लीज पापा बाइक रोक लीजिए। लेकिन इस बार राजवीर को सुनना बंद हो गया था। राजवीर ने बड़ी ही स्पीड के साथ उस लग्जरी गाड़ी के जस्ट बराबर में से अपनी बाइक निकाली और युग ने एक बार फिर कसकर आंखें बंद
बंद कर ली और राजवीर को पीछे गले लगा लिया। युग की दिल की धड़कनें डबल स्पीड से भाग रही थी। युग को समझ तो आ गया था कि बाप बाप ही होता है, और तभी राजवीर बोला, युग डर तो नहीं लग रहा? युग चूहे की आवाज निकाल कर बोला, पापा सच में डर लग रहा है, प्लीज स्पीड कम कीजिए, मैं वादा करता हूँ आज के बाद कभी स्पीड से बाइक नहीं चलाऊंगा, 50-70 के बीच ही चलाऊंगा, प्लीज पापा बस कर दीजिए। राजवीर बोला, मुझे सुनाई नहीं दे रहा, क्या कह रहे हो तुम? कौन सा वादा किया तुमने मेरे साथ? युग अपनी बढ़ती हुई धड़कनों को कंट्रोल करता हुआ बोला, मैं वादा करता हूँ पापा आज के बाद बाइक स्पीड से नहीं चलाऊंगा, समझ गया कि बाइक स्पीड से चलाने से एक्सीडेंट भी हो सकता है, प्लीज पापा स्पीड कम कर लीजिए, 120 बहुत ज्यादा है। राजवीर बोला, अब तो स्पीड मेंशन जाकर ही कम होगी। करीब 20 मिनट बाद राजवीर ने बाइक मेंशन के गार्डन में जाकर रोकी। युग ने तो आंखें बंद की हुई थी और अपने पापा को कसकर पकड़ा हुआ था। जैसे ही बाइक बंद हुई, युग ने अपनी आंखें खोल कर देखा। राजवीर बोला, अब उतरोगे कि नहीं? युग शर्मिंदा होता हुआ उतर गया। राजवीर ने भी बुलेट स्टैंड से लगाया और वह भी उतर गया। जब तुम्हारा खुद का बच्चा होगा और वह ऐसे काम करेगा जो तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं होंगे, तब तुम्हें समझ आएगा कि मैं तुम्हारी इतनी फिक्र क्यों करता हूँ। तुम आजकल के बच्चे तो हम माँ बाप को पागल समझते हो। इतनी आज़ादी होने के बाद भी, इतना एजुकेशन देने के बाद भी, इतना सेल्फ डिफेंड बनाने के बाद भी तुम लोग हमें कुछ नहीं समझते। राजवीर ने आगे कुछ कहता उससे पहले ही रूही मेंशन से बाहर आती हुई हैरानी से बोली, युग तू वापस आ गया? युग ने अपनी माँ की बात सुनी तो आंख उठाकर देखा और हाँ में गर्दन हिला दी। राजवीर ने एक बार फिर युग को देखकर कहा, ध्यान रहे मेरी चटोरी बिल्ली रोनी नहीं चाहिए, समझा? इतना कहकर राजवीर वहां से चला गया। राजवीर के जाते ही रूही ने युग को गले लगा लिया और कहा, क्या हुआ? पापा ने फिर से डांट दिया। युग ने रूही को देखकर कहा, आपका भी पति बहुत खतरनाक है, आज तो उन्होंने मुझे लगभग डर से मार ही दिया था। आपको पता है कितनी स्पीड से बाइक चलाते हैं? आप कुछ कहती क्यों नहीं? यह सुनते ही रूही जोरों से हंसने लगी। रूही हंसते हुए बोली, अच्छा जैसे मैं उन्हें कहूंगी तो वह मान जाएंगे? तू मानता है मेरी? तू भी तो स्पीड से बाइक चलाता है। अच्छा छोड़, चल तुझे खाना खिलाती हूँ। मैं तो यही सोच कर खुश हूँ कि तू वापस आ गया। अब मत जाना, समझा? युग ने हाँ में गर्दन हिलाते हुए कहा, अब वापस नहीं जाऊंगा। आपके पति ने मुझे धमकी दी है कि मेरी वजह से उनकी चटोरी बिल्ली की आंखों में आंसू नहीं आने चाहिए। देव और सरगम की सगाई का दिन, आज देव सरगम की सगाई थी और 2 दिन बाद शादी। पूरा रघुवंशी मेंशन फूलों से सजा हुआ था। देखकर ही लग रहा था कि रघुवंशी मेंशन में किसी की शादी है, तभी वह इतना सुंदर सजा हुआ है। रघुवंशी मेंशन में आज सब बहुत खुश थे। आर्या अपने कमरे में थी, उसका तैयार होने का बिल्कुल मन नहीं था। वह सुबह से अभिमान का इंतजार कर रही थी, लेकिन अभिमान अभी तक नहीं आया था। तभी सिवाय कमरे में आता हुआ बोला, क्या बात है, तैयार नहीं हुई? आर्या हल्का सा मुंह बनाकर बोली, मैंने कहा था ना कि अभिमान नहीं आएगा तो मैं भी पार्टी में शामिल नहीं होंगी। सिवाय ने कहा, यकीन मानो अगर मैंने तुमसे कोई वादा किया है तो मैं मरते दम तक उस वादे को निभाऊंगा। मैंने कहा है ना, अभिमान आ जाएगा, तुम तैयार हो जाओ। आर्या कुछ बोलती उससे पहले ही सिवाय ने उसे हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, आर्या तुम मुझे आज से नहीं जानती, पिछले 25 सालों से जानती हो, फिर भी मेरी बातों पर तुम्हें यकीन नहीं हो रहा। आर्या बोली, हो जाती हूँ तैयार, लेकिन याद रखना अगर अभिमान पार्टी में नहीं आया तो मेरा बेलन होगा और आपका सिर। इतना कहकर आर्या क्लोसेट की ओर चली गई। सिवाय खुद में ही बड़बड़ाया, किसी दिन यह सच में मेरा सिर फोड़ देगी। अभिमान से लड़ना भी है, उसे समझाना भी है, उसे थप्पड़ भी मारना है और उसे अपनी खुशियों में शामिल भी करना है। यार यह औरतें मेरी समझ से परे हैं। दूसरी तरफ आराध्या स्कूटी चला रही थी। आराध्या ने एक भारी भरकम लहंगा पहना हुआ था और वह उस लहंगे में ही स्कूटी चला रही थी, और तभी पीछे अनिरुद्ध 3 पीस में बैठा हुआ था। इसमें दो राय नहीं थी कि दोनों भाई बहन आज बहुत अच्छे लग रहे थे। थीम के अकॉर्डिंग दोनों भाई बहन ने व्हाइट कलर के कपड़े पहने हुए थे। आराध्या स्कूटी चला रही थी और तभी अनिरुद्ध पीछे से बोला, मैंने कहा था ना मैं स्कूटी चला लेता हूँ, तुमसे स्कूटी चल नहीं रही होगी।
भला इतना भारी ड्रेस पहनकर स्कूटी कौन चलाता है? आराध्या भी थोड़ा अकड़ कर बोली, भाई मैं चलाती हूँ और देखो चला भी रही हूँ। अनिरुद्ध बोला, इतनी तनख्वाह नहीं है मेरी कि हम दोनों कैब में आ जाएं। आराध्या बोली, लेकिन हम बेकार में पैसे खर्च क्यों करें जब हमारे पास हमारी खुद की गाड़ी है। अनिरुद्ध ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा। या नहीं मानने वाली दोनों भाई बहन स्कूटी से ही जा रहे थे और तभी आराध्या ने स्कूटी रोक दी। अनिरुद्ध बोला, क्या हुआ, अब स्कूटी नहीं चलानी? अच्छा उतर, मैं चलाता हूँ। आराध्या ने ना में गर्दन हिलाते हुए कहा, स्कूटी तो मैं ही चलाऊंगी, लेकिन देखो जरा वहाँ सड़क के दूसरी तरफ बड़े पापा है ना। अनिरुद्ध ने उस तरफ देखा जिस तरफ आराध्या इशारा कर रही थी। अनिरुद्ध बोला, हाँ लग तो बड़े पापा ही रहे हैं। आराध्या बोली, शायद उनकी गाड़ी खराब हो गई, लेकिन आज वह मेंशन से बाहर क्यों है? आज तो उनके घर में फंक्शन है ना। स्कूटी घुमा, देखते हैं क्या हुआ बड़े पापा की गाड़ी को। आराध्या ने यू टर्न लेकर स्कूटी हर्षवर्धन की गाड़ी के पास ले आई। हर्षवर्धन गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन चेक कर रहा था। अनिरुद्ध स्कूटी से उतरकर बोला, क्या हुआ बड़े पापा, गाड़ी खराब हो गई? अनिरुद्ध की आवाज सुनकर हर्षवर्धन ने गर्दन उठाकर देखा तो वहां अनिरुद्ध और आराध्या दोनों थे। हर्षवर्धन बोला, हाँ अनिरुद्ध, तुम्हारी बड़ी माँ ने पूजा का कुछ सामान मंगवाया था और स्पेशली कहा था कि मैं ही जाऊं। मैं वह पूजा का सामान लेने बाहर आया और मेरी गाड़ी खराब हो गई। अनिरुद्ध ने अपना कोट उतारा और आराध्या को पकड़ाते हुए कहा, आराध्या जरा इसे पकड़ो, मैं देखता हूँ बड़े पापा की गाड़ी में क्या हो गया। इतना कहकर अनिरुद्ध ने अपनी बाजू फोल्ड की और गाड़ी का इंजन देखने लगा। आराध्या भी अब तक वहीं खड़ी थी। अनिरुद्ध ने फिर आराध्या से कहा, आराध्या देर हो रही है, तुम कोट गाड़ी में रख दो और मेंशन चली जाओ, मैं बड़े पापा के साथ आ जाऊंगा। हर्षवर्धन ने भी आराध्या के हाथ से अनिरुद्ध का कोट लेते हुए कहा, हाँ आराध्या तुम मेंशन चली जाओ, जब गाड़ी ठीक हो जाएगी तो हम दोनों आ जाएंगे। आराध्या ने हाँ में गर्दन हिलाई और यू टर्न लेकर दूसरी तरफ चली गई। आराध्या मेंशन में पहुंची तो मेंशन का गेट पहले से ही खुला हुआ था। आराध्या ने स्कूटी रोकी तो एक वॉचमैन ने कहा, बड़ी माँ आपका बहुत देर से इंतजार कर रही हैं। आराध्या अपनी स्कूटी अंदर ही लेकर आ गई। आराध्या ने देखा तो मेंशन के एक तरफ गाड़ियां पार्क थी। आराध्या अपनी स्कूटी वहीं पार्क करने के लिए ले जाने लगी और तभी उसके सामने एक लड़का खड़ा था। उस लड़के ने भी व्हाइट कलर का कोट पैंट पहना हुआ था। उसके हाथ में एक महंगी घड़ी थी और आराध्या उस लड़के की कमर देख रही थी। आराध्या ने अपनी स्कूटी की स्पीड कम की, लेकिन उसकी स्कूटी की स्पीड कम नहीं हुई। अब तो आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। उसने अपनी स्कूटी में ब्रेक लगानी चाहिए तो उसकी स्कूटी में ब्रेक भी नहीं लगी। आराध्या चिल्लाकर बोली, अरे सामने से हटो, ओ लड़के तुम जो भी हो सामने से हट जाओ वरना एक्सीडेंट हो जाएगा। अरे मेरी स्कूटी के ब्रेक फेल हो गए, सामने से हटो। अरे लड़के सुन भी रहे हो, सामने से हट जाओ। लेकिन वह लड़का फोन पर किसी से बात कर रहा था। उसने आराध्या की आवाज को इग्नोर कर दिया और पूरे ध्यान से फोन पर ही बात करता रहा। आराध्या बार बार चिल्लाकर उसे सामने से हटने के लिए कह रही थी, लेकिन आराध्या की आवाज तो जैसे उस लड़के के कानों में जा ही नहीं रही थी। आराध्या के चिल्लाने से आखिर वह लड़का डिस्टर्ब हो ही गया। उसने हल्का सा पलट कर देखा, लेकिन तब तक स्कूटी उस लड़के के पास आ गई थी। वह लड़का कोई और नहीं बल्कि अभिमान था। अभिमान ने अचानक से आराध्या को स्कूटी पर देखा और वह भी स्कूटी सीधा उसे ही मारने के लिए तैयार थी, तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई। अभिमान कुछ समझ पाता उससे पहले ही आराध्या की स्कूटी का टायर अभिमान के पैर से जाकर लगा, जो पैर खंभे से टकराया था। आराध्या की स्कूटी की टक्कर लगने की वजह से अभिमान भी गिर पड़ा और आराध्या भी स्कूटी के साथ गिर पड़ी। और जैसे ही आराध्या गिरी वैसे ही उसकी चीख निकल गई, क्योंकि उसका पैर स्कूटी के नीचे दब गया था। अभिमान ने आराध्या को देखा तो जल्दी से उठ गया। उसने सबसे पहले आराध्या की स्कूटी उठाई और उसे स्टैंड पर लगाया और फिर एक हाथ बढ़ाकर आराध्या की बाजू पकड़ी और उसे गुस्से में उठाते हुए कहा, मुझे स्कूटी से मारने का इरादा है। आराध्या के पैर में ज्यादा लग गई थी इसलिए उसकी आंखों में पानी आ गया, लेकिन आराध्या भी गुस्से में बोली, तुम्हें लगता है कि तुम स्कूटी से मारोगे? तुम्हारे लिए तो 1000-2000 फाइटर प्लेन बुलाने पड़ेंगे, तब जाकर तुम्हारे प्राण निकलेंगे। अभिमान ने एक हाथ से आराध्या की बाजू पकड़ी हुई थी और दूसरे हाथ से चाटा दिखाकर आराध्या से बोला, ज्यादा बकवास करोगी ना तो खींचकर गाल पर लगाऊंगा। आराध्या भी नम आंखों से बोली, लेकिन गुस्से में,
बोली, हाथ लगाकर तो दिखाओ, सच कहती हूँ तुम्हारा हाथ तोड़कर हाथ में ना दे दिया तो मेरा नाम भी आराध्या नहीं। अभिमान ने आराध्या पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत करते हुए गुस्से में कहा, तुम मेरा हाथ तोड़ोगी? तुम्हें नहीं लगता कि तुम कुछ ज्यादा ही बोलने लगी हो? आराध्या नम आंखों से बोली, अगर तुमने मुझे थप्पड़ मारा तो सच कहती हूँ मैं भी तुम्हारा हाथ तोड़ दूंगी। उसे नहीं पता था, लेकिन उसके पैर में बहुत ज्यादा दर्द हो रहा था, इसलिए जो मुंह में आ रहा था बोल रही थी। अभिमान गुस्से में आराध्या को खा जाने वाली नजरों से देख रहा था। अचानक ही उसका ध्यान जमीन पर गया, जहां खून की 2-4 बूंदें टपक गई थी। अभिमान को समझते देर नहीं लगी कि आराध्या के पैर में चोट लग गई। आराध्या बोली, अब क्या मुझे जिंदगी भर ऐसे ही पकड़कर खड़े रहोगे? छोड़ो मुझे। अभिमान अपना गुस्सा कंट्रोल करते हुए बोला, कभी कभी सच में मन करता है कि तुम्हारे गाल पर एक चाटा मार दूं। इतना कहकर अभिमान ने आराध्या को हल्का सा खींचकर गाड़ी के पास लाया और फिर उस गाड़ी का गेट खोलकर आराध्या को उस गाड़ी में बैठाता हुआ बोला, हाथ तोड़ोगी? शक्ल देखी है अपनी? हाथ तोड़ने के लिए अभिमान रघुवंशी की टक्कर का होना चाहिए, और तुम तो मेरे बराबर में खड़े होने के लायक भी नहीं हो। आराध्या भी गुस्से में कुछ बोलती उससे पहले ही अभिमान ने उसके मुंह पर हाथ रखकर कहा, बहुत बोलती हो? तुम्हारा भाई क्या तुम्हें सुबह शाम लेक्चर देने की ट्रेनिंग देता है? चुपचाप शांति से बैठी रहो। अभिमान ने अपनी गाड़ी में से फर्स्ट एड बॉक्स निकाला और पंजों के बल आराध्या के पैरों के पास बैठ गया। अभिमान ने फिर आराध्या का एक हाथ पकड़कर गाड़ी के गेट पर लगाकर कहा, गेट को पकड़कर रखो, बंद नहीं होना चाहिए। आराध्या को तो समझ ही नहीं आ रहा था कि अभिमान क्या कर रहा है, और तभी अभिमान ने आराध्या का लहंगा ऊपर किया और उसके पैर वाली चोट को अपने घुटने के बल पर रखा। यह देखकर तो आराध्या की आंखें हैरानी से फैल गई। वह अभिमान, जिसके अंदर अभिमान कूट कूट कर भरा हुआ था, उसने आराध्या के पैर को अपने घुटनों पर रख लिया। अभिमान ने आराध्या के पैर को देखा तो उसमें थोड़ा सा स्केच आया हुआ था, जिस वजह से उसमें खून निकल रहा था। अभिमान ने कॉटन ली और उसे धीरे धीरे साफ करने लगा। आराध्या को दर्द हो रहा था तो उसने कसकर आंखें बंद कर ली। अभिमान ने जैसे ही उस पर दवाई लगाई, आराध्या ने अपना दूसरा हाथ अभिमान के कंधे पर रख दिया और उसकी पकड़ अभिमान के कंधे पर मजबूत हो गई। आराध्या ने अपनी आंखें नहीं खोली, क्योंकि इस वक्त उसे बहुत दर्द हो रहा था और अभिमान उसके दर्द की परवाह किए बिना उस दर्द का इलाज कर रहा था। दोनों की लड़ाई जैसी भी थी, लेकिन आराध्या के लिए अभिमान के दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर था और उस सॉफ्ट कॉर्नर को अभिमान एक्सेप्ट नहीं करना चाहता था। अभिमान आराध्या के पैर की पट्टी करता हुआ बोला, यह खटारा स्कूटी लेकर ही क्यों चलती हो, जिसमें ब्रेक भी नहीं होते? आराध्या भी हल्के गुस्से में बोली, अभिमान, तुमने ही मेरी स्कूटी तोड़ी है। उस दिन तुम मेरी स्कूटी में लात मारकर गए थे और मेरी स्कूटी का ब्रेक खराब हो गया। भाई गुस्सा करेंगे इसलिए मैंने भाई को भी नहीं बताया, लेकिन ब्रेक तो काम कर रहे थे और तुम्हें देखकर ही मेरी स्कूटी ने भी ब्रेक मारना बंद कर दिया। तुम हो ही पनौती। उस दिन मिले थे, उस दिन भी मुसीबत आ गई, आज मिले तो आज भी मुसीबत आ गई। अभिमान तो हैरानी से आराध्या की बकबक सुन रहा था। थोड़ी देर में अभिमान ने आराध्या के पैर की पट्टी कर दी और उसका पैर जमीन पर रखकर उसकी बाजू पकड़कर खड़ा करते हुए बोला, अब जरा चल कर दिखाओ। आराध्या ने थोड़ा सा चल कर देखा तो वह चल पा रही थी। आराध्या बोली, हाँ चल रही हूँ, मतलब ज्यादा दर्द नहीं है। अभिमान बोला, तो मुझे थैंक यू बोलो और निकलो यहाँ से। आराध्या बोली, किस बात का थैंक यू? अभिमान ने हैरानी से कहा, अभी तुम्हारे पैर की बैंडेज की है ना? अगर मैं टाइम से दवाई नहीं लगाता तो तुम्हारा खून रुकना बंद नहीं होता। आराध्या बोली, और यह चोट लगी किसकी वजह से? तुम्हारी वजह से। तुमने मेरी स्कूटी तोड़ी, बल्कि मुझे नहीं तुम्हें सॉरी बोलना चाहिए कि तुम्हारी वजह से मेरी स्कूटी टूट गई और मेरी स्कूटी का ब्रेक फेल हो गया। अभिमान बोला, अपनी स्कूटी बेच दो, पैसे भी मिल जाएंगे, और अब तो तुम्हारा भाई हमारी कंपनी में काम करने लगा। हम अपने एम्प्लॉय को पैसे अच्छे खासे देते हैं। तुम अपने भाई से कहो दूसरी स्कूटी खरीद देगा। आराध्या बोली, देखो अभिमान, माना कि हम तुम्हारे जितने अमीर नहीं हैं, लेकिन वह स्कूटी मुझे मेरे भाई ने गिफ्ट की थी और मैं अपने भाई के गिफ्ट को हमेशा अपने पास रखूंगी। और वैसे भी मैं नहीं चाहती कि भाई बेकार में पैसे फिजूल खर्च करता फिरे। कल को उसकी भी फैमिली होगी, उसके भी बच्चे होंगे, उसे अपने लिए सेविंग करनी चाहिए। अभिमान ने गुस्से में कहा, तुम और तुम्हारी छोटी सोच, कुछ नहीं हो सकता। तुम्हारा आराम से बहस कर रहे थे, इस बात से बेपरवाह हो करके सिवाय, और आर्या उन दोनों को कब से बालकनी में खड़े होकर देख रहे थे। आर्या के चेहरे पर मुस्कुराहट थी और सिवाय
के चेहरे पर हल्की सी टेंशन। आर्या बोली, एक बात बोलूं, मुझे नाज है कि मैंने अभिमान के लिए आराध्या को पसंद किया था। देखो दोनों लड़ते हुए भी कितने अच्छे लगते हैं। शिवाय ने हल्का सा हंसकर कहा, डिसीजन बदल लो बीबी, अभिमान जिंदगी भर पोते का मुंह नहीं दिखाएगा। आर्या बोली, हाँ जानती हूँ, इसलिए तो कभी आराध्या और अभिमान के रिश्ते के बारे में बात नहीं करती, लेकिन दिल से चाहती हूँ दोनों की शादी हो जाए। भला आराध्या से ज्यादा अच्छी लड़की हमें कहाँ मिलेगी। आर्या की बात सुनकर शिवाय बोला, हाँ जानता हूँ आराध्या से अच्छी लड़की नहीं मिलेगी, लेकिन तुम भी जानती हो कि यह आराध्या से इसलिए चिढ़ा हुआ है क्योंकि तुमने इसके सामने आराध्या से शादी करने को कह दिया था। याद है ना उस दिन कितना बवाल मचा था। फ्लैशबैक, आज से 6 महीने पहले आर्या और शिवाय दोनों ही किसी पार्टी में जा रहे थे। थोड़ी देर बाद दोनों ने ही गाड़ी एक 5 स्टार होटल की पार्किंग में रोकी। दोनों ही गाड़ी से निकलकर बाहर आ गए। आर्या अपनी साड़ी ठीक कर रही थी और तभी उसे किसी लड़की की हंसने की आवाज सुनाई दी। आर्या ने नजर घुमाकर देखा तो एक लड़की एक लग्जरी गाड़ी के पास खड़ी हुई थी। उसने एक वन पीस पहना हुआ था जो उसके जिस्म को ढक कम रहा था और दिख ज्यादा रहा था। तभी सिवाय गाड़ी लॉक करके आर्या के पास घूमकर आया तो आर्या बोली, सिवाय यह लड़की मिस्टर आहूजा की बेटी है ना? उसने पिछले साल क्रश से अपनी बेटी की शादी करने की इच्छा जताई थी। सिवाय ने उस लड़की को देखकर कहा, हाँ शायद वही है, पर अब तुम क्यों पूछ रही हो? आर्या एक टिपिकल इंडियन मॉम की तरह मुंह बनाते हुए बोली, देखो जरा कैसे कपड़े पहने हुए हैं, सब कुछ दिख भी रहा है, और यह लड़का जो उसके साथ खड़ा है उसे कैसी गंदी नजर से देख रहा है। सिवाय ने हंसते हुए कहा, छुई मुई कैसी बातें करने लगी हो? आर्या का मुंह लड़की को देखकर बन गया। वह फिर से मुंह बनाते हुए बोली, अच्छा हुआ कि चाची ने इसका रिश्ता हमारे क्रश के लिए एक्सेप्ट नहीं किया, वरना देखो तो यह तो पूरे रघुवंशी मेंशन में कटे फटे कपड़े पहनकर घूमती। तुम तो जानते ही हो हमारे चाचू को कैसे हैं, वह तो बेचारे मेंशन में आना ही छोड़ देते। सिवाय तो आर्या को देखकर बस हंस रहा था। उसे तो यकीन नहीं आ रहा था कि आर्या सच में ऐसी बातें करने लगी है जैसे एक इंडियन मॉम करती। सिवाय बोला, अब छोड़ो ना, हमने क्रश की शादी उससे की तो नहीं। और तभी उस लड़की के सामने जो लड़का खड़ा था उसने उस लड़की को किस कर लिया, और यह देखकर आर्या की आंखें हैरानी से फैल गई। आर्या ने सिवाय के कंधे पर हाथ मारकर इशारा करते हुए कहा, देखो क्या कर रहे हैं, हे भगवान, हो क्या गया है आजकल के बच्चों को, कहीं भी शुरू हो जाते हैं। सिवाय को और ज्यादा हंसी आ गई। सिवाय आर्या का हाथ पकड़कर वहां से ले जाता हुआ बोला, चलो यहाँ से। आर्या सिवाय के साथ खींचती हुई चली गई, लेकिन तभी वह बोली, सिवाय आज जो मैंने यह आहूजा की बेटी को देखा है ना, उसके चलते तो मुझे लगता है कि हमें अपने अभिमान की शादी आराध्या से कर देनी चाहिए। आराध्या कितनी अच्छी है, कितनी प्यारी, बड़ों की इज्जत भी करती है। सिवाय कुछ बोला नहीं, बस आर्या को खींचता हुआ पार्टी हॉल के अंदर ले आया। आर्या एक जगह खड़ी हुई। उसने सिवाय की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाकर कहा, सिवाय आप सुन भी रहे हो मैं क्या कह रही हूँ? मुझे आराध्या अभिमान के लिए पसंद है। मैं अपने बेटे की शादी ऐसी लड़की से नहीं करना ही चाहती जो हर जगह मुंह मारती फिरती हो। और आराध्या को मैंने बचपन से गोद में भी तो खिलाया है, और मैंने और अपने उन दोनों भाई बहन की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी तो ली है। बस डिसाइड हो गया, हम आराध्या को रघुवंशी खानदान की बहू बनाएंगे। सिवाय ने आर्या को चुप रहने का इशारा किया क्योंकि आर्या के बिल्कुल पीछे अभिमान खड़ा था, और सिवाय अच्छे से जानता था कि अभिमान आराध्या के लिए कभी हाँ नहीं कहेगा, क्योंकि अभिमान को अपने रघुवंशी होने पर बहुत घमंड था और आराध्या उसके तो माँ बाप का ही नहीं पता था। आर्या हल्के गुस्से में बोली, यह चुप रहने को क्यों कह रहे हो? मेरी बात कान खोलकर सुन लो, मैं सच कहती हूँ, अभिमान की शादी आराध्या से करेंगे। सिवाय कुछ बोलता उससे पहले ही अभिमान ने आर्या की बाजू पकड़कर अपनी तरफ घुमाया और दांत पीसते हुए मगर धीरे से कहा, माँ क्या कहा आपने, मेरी शादी किससे करोगी? आर्या को अब समझ आया कि सिवाय चुप रहने का इशारा क्यों कर रहा था। आर्या ने हैरानी से पलटकर सिवाय को देखा तो सिवाय वहां से जा चुका था। आर्या ने देखा तो सिवाय हर्षवर्धन के पास जाकर बातें कर रहा था। आर्या ने सिवाय को देखा और सिवाय ने तो एक कान पकड़कर धीरे से सॉरी बोल दिया। आर्या समझ गई थी कि सिवाय यहाँ इसलिए नहीं रुकना चाहता क्योंकि वह माँ बेटे के बीच में फंस जाएगा। आर्या ने एक गहरी सांस ली और तभी अभिमान फिर बोला, क्या कहा माँ आपने? आप मेरी शादी किससे करोगी? आराध्या से। एक बात कान खोलकर सुन लो, मैं सारी जिंदगी
जिंदगी कुंवारा रहना पसंद करूंगा, लेकिन उस छोटी गिलहरी से शादी नहीं करूंगा। अरे उसकी तो हाइट भी कितनी कम है, मैं नहीं करने वाला उससे शादी। और आज के बाद मुझे उसका नाम रघुवंशी मेंशन में नहीं सुनना चाहिए। मेरा कोई स्टेटस स्टैंडर्ड है। आप चाहती हैं कि मैं ऐसी सड़क छाप लड़की से शादी कर लूं? यह सुनते ही आर्या को अब अभिमान पर गुस्सा आने लगा। अभिमान ने फिर से आर्या को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, बस माँ, मैंने कह दिया ना कि मैं उस आराध्या से शादी नहीं करूंगा। और रही बात मेरी लड़की देखने की, तो आप फिक्र मत करो, मैं अपने लिए खुद लड़की देख लूंगा। इतना कहकर अभिमान वहां से चला गया। फ्लैशबैक एंड। आर्या बोली, सच कहती हूँ, सिवाय उस दिन आहूजा की बेटी को देखा तो ऐसा लगा जैसे आराध्या लाखों में एक है। अरे हमें कम से कम अपने अभिमान के लिए ऐसी लड़की तो चाहिए जो चरित्रवान हो, ना कि ऐसी लड़की जो हर दूसरे लड़के के साथ पार्किंग में उल्टी सीधी हरकत करती हो। शिवा ने आर्या की दोनों बाजू पकड़ी और उसे बाहर की तरफ ले जाते हुए कहा, तुम्हारे सोचने से और मेरे सोचने से कुछ नहीं होगा। अभिमान उस लड़की से शादी नहीं करेगा तो तुम बेकार में अपना दिमाग खराब कर रही हो। वह सब छोड़ो, चलो देव की सगाई है। अपना मूड ठीक करो, होगा तो वही होगा जो भगवान चाहेगा। मेरे तुम्हारे सोचने से कुछ नहीं होता। इतना कहकर सिवाय आर्या को बाहर ले आया। वहीं दूसरी तरफ गार्डन में अभिमान आराध्या अभी भी बहस कर रहे थे और तभी अभिमान की नजर रघुवंशी मेंशन के मेन गेट पर गई, जहां से हर्षवर्धन की गाड़ी अंदर आ रही थी। अभिमान जानता था कि अगर वह अब भी आराध्या से बहस करता रहा तो हर्षवर्धन से भी डांट खाएगा, इसलिए अभिमान ने आराध्या को इग्नोर करते हुए कहा, अब जाओ अंदर, या पूरा दिन यहीं खड़े रहकर बहस करने का इरादा है। इतना कहकर अभिमान हर्षवर्धन की गाड़ी की तरफ चला गया। तभी गाड़ी रुक गई और उसमें से अनिरुद्ध हर्षवर्धन दोनों ही बाहर आए। अनिरुद्ध को देखकर अभिमान को गुस्सा आ गया। तभी हर्षवर्धन बोला, अभिमान, किसी नौकर से कहकर अनिरुद्ध के लिए कपड़े मंगवा दो, रास्ते में मेरी गाड़ी खराब हो गई थी, अनिरुद्ध ने ठीक कर दी, इसलिए इसके कपड़े खराब हो गए। अभिमान अनिरुद्ध को देख रहा था और अनिरुद्ध भी गुस्से में अभिमान को ही देख रहा था। अभिमान बड़े एटीट्यूड में अपनी जेब में हाथ डालकर बोला, तो कपड़े बदलवाने की जरूरत क्या है बड़े पापा? अनिरुद्ध ने तो वही काम किया है जो इसे अच्छे से करना आता है, मैकेनिक का काम। अभिमान की बात सुनकर हर्षवर्धन गुस्से में अभिमान को देखने लगा, लेकिन अभिमान को उसके देखने का कोई असर नहीं हुआ। तभी अनिरुद्ध भी एटीट्यूड के साथ ही बोला, तुम्हें पता है अभिमान, सिवाय अंकल ने मुझे समझाया था कि कोई काम छोटा बड़ा नहीं होता, लेकिन लगता है सिवाय अंकल की बात तुम नहीं सुनते और मैं सुनता हूँ, इसलिए मैंने बड़े पापा की गाड़ी ठीक कर दी। और रही बात कपड़े बदलने की, तो कपड़े बदलने से फितरत नहीं बदलती। अभिमान कुछ बोलता उससे पहले ही हर्षवर्धन ने अभिमान को हाथ दिखाकर रोकते हुए कहा, अभिमान, बस बहुत हुआ। जरूरी नहीं कि अनिरुद्ध हमारे घर आएगा तो तुम हर किसी की बेइज्जती करोगे। अभिमान अपना गुस्सा दबाकर ही रह गया। वहीं हर्षवर्धन अनिरुद्ध की बाजू पकड़कर अपने साथ खींचता हुआ ले गया। अभिमान गुस्से में हर्षवर्धन और अनिरुद्ध को जाते हुए देख रहा था। गुस्से में अभिमान की आंखें लाल थी। अभिमान मन ही मन खुद से बोला, धीरे धीरे इसने सब कुछ हथिया लिया, मेरे पापा, मेरी माँ, बड़े पापा, सब कुछ। और अब चाहते हो कि मैं इसकी बहन से शादी कर लूं? बिल्कुल नहीं करूंगा, कभी नहीं करूंगा। घटिया लोगों को तो इस रघुवंशी मेंशन से दूर भेज दूंगा। तभी अभिमान ने अपनी कमर पर किसी का हाथ महसूस किया। वह कोमल सा हाथ था। अभिमान के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई और उसने उसके हाथ को पीछे से पकड़कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहा, नानी, बहुत जल्दी नहीं आ गई आप? वह कोई और नहीं, वंशिका थी। वंशिका ने अपने दोनों हाथों से अभिमान के चेहरे को भरकर कहा, कैसा है मेरा बेटा? अभिमान ने वंशिका को गले लगाकर कहा, अच्छा हूँ नानी, लेकिन इतनी देर से क्यों आई? माँ तो कह रही थी आप कल रात ही आ जाती। वंशिका ने गेट की तरफ इशारा करते हुए कहा, वह देखो तुम्हारे नानू अभी तक अंदर नहीं आए। तो सोचो, जो अभी तक अंदर नहीं आया वह कल रात कैसे आ जाता? बहुत बिजी हैं तुम्हारे नानू। ऐसा लगता है जैसे सारी दुनिया की रिस्पॉन्सिबिलिटी तुम्हारे नानू के ऊपर ही है। तभी वहां शौर्य, वरदान और सांझ भी आ गए। अभिमान ने तीनों को देखा और फिर सिर झुकाकर तीनों के पैर छू लिए। अभिमान ने फिर सांझ को देखकर कहा, मामी, मेरे भाई कहाँ हैं? सांझ बोली, हाँ, जैसे तुम्हें नहीं पता तुम्हारे भाई कहाँ हैं। दोनों को घूमने से फुर्सत नहीं, अब भी खुद को बहुत छोटा समझते हैं, लगता है कभी बड़े नहीं होंगे। अभिमान बोला, हाँ तो मामी घूमने दो ना, क्यों बेकार में उन्हें
बड़ा करने पर लगी हुई हो। ऐसे ही अभिमान बातें करते हुए चारों को इज्जत के साथ अंदर ले आया। वहीं दूसरी तरफ सरगम और मीरा कमरे में बैठे हुए थे। दोनों को ही घबराहट हो रही थी, खासकर सरगम को समझ नहीं आ रहा था वह यह शादी कर क्यों रही है, जबकि देव तो उसे बस अपने पास रखना चाहता था ताकि कोई उसके रिश्ते पर कीचड़ न उछाले। और तभी कमरे का गेट खुला। दोनों बहनों ने गेट की तरफ देखा तो वहां क्रस 2 लड़कियों के साथ खड़ा हुआ था। वह 2 लड़कियां मेकअप आर्टिस्ट थी और उन दोनों के हाथ में 2 बैग भी थे, जिसमें शायद मीरा और सरगम की ड्रेस थी। क्रस को देखकर सरगम की आंखें फिर से भर आई। एक क्रस ही था जिसके सामने सरगम थोड़ा खुलकर बात कर लेती थी। क्रस ने उन दोनों लड़कियों को देखकर कहा, तुम दोनों यहीं रुक जाओ, जब बुलाऊं तब अंदर आना। इतना कहकर क्रस अंदर आ गया। उसने गेट बंद कर दिया। क्रस सरगम के पास जाकर सोफे पर बैठ गया और फिर मीरा से बोला, ए छुटकी, पानी की बोतल पकड़ा ना। मीरा नाइट स्टैंड पर रखी पानी की बोतल लेकर आई और उसने क्रस की तरफ बढ़ा दी। क्रस ने पानी की बोतल ली और उसका ढक्कन खोलकर सरगम की तरफ बढ़ाते हुए कहा, इसे पियो और रिलैक्स हो जाओ। सरगम की आंखों में पानी था, फिर भी उसने पानी की बोतल ली, उसमें से 2 घूंट पिया और वापस से क्रस को पकड़ा दी। क्रस ने भी वह बोतल मीरा की तरफ बढ़ाते हुए कहा, ए छुटकी, वापस से रख कर आओ। मीरा भी क्रस के कहने के अनुसार उस बोतल को वापस रख कर आ गई। क्रस बोला, सरगम, एक बात बताओ, जितना मैंने तुम्हें समझाया है, अगर मैं उतना अपने देश की जनता को समझाता तो अब तक प्रधानमंत्री बन चुका होता। इसका मतलब समझ रही हो? सरगम ने ना में गर्दन हिला दी। वैसे भी उसका दिमाग काम नहीं कर रहा था। क्रस बोला, इसका मतलब है कि मैं 141 करोड़ लोगों को समझा सकता हूं, लेकिन तुम्हें नहीं समझा पा रहा। जब भी तुम्हारे सामने आता हूं, तुम आंखें नम करके बैठ जाती हो। आखिर तुम्हें हुआ क्या है? सरगम बोली, पता नहीं क्रस भैया, लेकिन डर लग रहा है। क्रस ने सरगम का हाथ पकड़ा, बड़े प्यार से बोला, तुम मुझे भैया बोलती हो ना, तो अपने भैया की बात नहीं मानोगी, अपने भैया पर विश्वास नहीं करोगी? मैं हूं ना तुम्हारे साथ। सरगम बोली, आप जानते हैं कि देव मुझे पसंद नहीं करते। क्रस बोला, तो ना करे देव पसंद तुम्हें, उसे पसंद करो तुम, उसे प्यार करो तुम, उसके इतना करीब रहोगी तो वह भी तुम्हें प्यार करने लगेगा। अरे दुनिया में कितने लोग हैं जो अरेंज मैरिज करते हैं और एक हैप्पी फैमिली के साथ रहते हैं, और तुम हो कि अभी से डर रही हो। अरे थोड़े से लटके झटके देव के सामने मारोगी ना तो देव घुटनों के बल चल कर आएगा। यह सुनते ही मीरा को हंसी आ गई और क्रस ने मीरा की तरफ देखा और मीरा फिर से शांत हो गई। क्रस फिर से सरगम को समझाते हुए कहा, अब और नहीं समझा सकता। बाहर मेकअप आर्टिस्ट खड़ी हैं, थोड़ी देर में दोनों सज जाओ, जब माँ लेने आएगी तो आ जाना। सरगम ने हाँ में गर्दन हिला दी। क्रस खड़ा हुआ। अचानक उसने अपना एक हाथ मीरा के गाल पर रखकर उसे हल्का सहलाते हुए कहा, हंसना अच्छी बात है, लेकिन मुझ पर हंसना बहुत खतरनाक साबित होता है। क्या होगा आगे जानने के लिए प्लीज दोस्तों चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जब भी वीडियो डालें आपको नोटिफिकेशन तुरंत मिले। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।